हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे एंजल वन को। मार्केट का बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है, बहुत लोगों ने स्टॉक को खरीद रखा है ऊपर के भाव में और इसका स्टॉक का भाव लगभग आधा हो गया है। काफी लोगों का यही मानना है क्या स्टॉक यहाँ से भी चल सकता है, क्योंकि अभी जो भाव है 2048 का है। अगर इसका पीछे का ट्रेंड मैं आपको दिखाऊं, मार्च 20 की बात है, ठीक है, लगभग 16-17 महीने पहले ये स्टॉक 1000 रुपए पे था और इसने एक हाई बनाया 4000 के लेवल पे। इसने एक हाई बनाया और वो हाई बनाने के बाद में करेक्शन आया स्टॉक के अंदर, और करेक्शन मार्केट में आता रहता है। आप देख सकते हो स्टॉक लगभग लगभग 50% से करेक्ट हो गया। अगर मैं इस 50% को रिवर्स कर दूं तो आप देख सकते हो स्टॉक यहां से लगभग अगर अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा एग्जिस्टिंग प्राइस से, तो 80% की कहीं ना कहीं अपसाइड होती है। थोड़ा और ऊपर जाएगा तो 100% गेन क्या यहाँ मिल सकता है, स्टॉक डबल हो सकता है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है इसकी प्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट ने क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट दिया है, काफी शानदार रिजल्ट है। शानदार रिजल्ट ऐसे नहीं बोल रहा हवा में, 74% की ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई भी यहाँ पर वॉल्यूम अपटिक हमें नहीं मिला है। मैं आपको डेली में करके दिखाया था, ठीक है। स्टॉक लगभग अभी लोअर साइड पर ही है। तो क्यों करेक्शन आ रही है बताऊंगा। सेबी की तरफ से कुछ सर्कुलर है, उसके आंसर्स भी यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल में मिल गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करें, तभी कोई बाय सेल करे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर 1 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मार्केट कैप के हिसाब से एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी पी 16 का है, अपने मीडियन से काफी नीचे है। मीडियन 20 है, ऑल टाइम हाई पी इसका देखोगे तो और भी ऊपर है, 36 के लेवल पर है। अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ था पी के अंदर। अब पी मुझे लगता है इसके अकॉर्डिंगली स्टॉक जो है कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड दिखता है। आरओसी डिसेंट है, आरओई काफी शानदार है। यहाँ पे थोड़ी सी डेट है कंपनी के ऊपर, और डेट इसीलिए क्योंकि ये लोग मार्जिन फंडिंग करते हैं। मार्जिन फंडिंग का मतलब ये होता है कि इनके बिज़नेस के अंदर जो इनका क्लाइंट है, जो एफएनओ वगैरह करते हैं, वो लोग इनसे उधार लेते हैं, या कैश मार्केट में लोग उधार लेते हैं स्टॉक खरीदने के लिए, और फिर बाद में इनको ब्याज दे देते हैं उसके ऊपर, या फिर ये लोग उसके ऊपर बिज़नेस करते हैं। नेट-नेट ये डेट जो है ये पॉजिटिव है, इससे इनको कमाने को मिलता है। बात करें अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस की क्वार्टरली के, तो यहाँ देखो 74% की ग्रोथ है। एक प्रॉब्लम जो है नज़र आती है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। मार्जिन 6% से घट गया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है पिछले जून में 221 था, इस जून में 293 है। ग्रोथ है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट और नहीं बढ़ा। अगर मार्जिन 40% पे होता तो प्रॉफिट और भी शानदार देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है कि स्टॉक ना चले। स्टॉक के ना चलने के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में थोड़ी सी डेट इन्होंने बढ़ाई है। जैसे मैंने बताया मार्जिन फंडिंग कंपनी करती है, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन रिजर्व्स काफी हेल्दी हैं, लगभग 2900 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो बैलेंस शीट डिसेंट है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो भी डिसेंट है। प्रमोटर के पास 35% स्टेक, एफआईआई 15%, डीआईआई 14%। थोड़ा प्रमोटर ने बेचा है, बट इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। पब्लिक के पास 34% है। तो पब्लिक का होल्डिंग इसमें धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई बहुत शानदार नहीं है, क्योंकि जब भी पब्लिक का शेयर बढ़ता है मार्केट के अंदर, थोड़ा वीक माना जाता है। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि नो डाउट डीआईआई ने खरीदा है 5-6% से, लेकिन फिर भी पब्लिक की होल्डिंग इसमें बढ़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। उसके पहले कुछ ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जी हमारी इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। अभी भी देखो जो डीमैट अकाउंट्स हैं, जो एक्टिव हैं, वो 3.1% पॉपुलेशन के पास है, जबकि हमारी पॉपुलेशन आप देख रहे हो 140 करोड़ की है। उसमें से 3.1% लोगों के पास में ही एक्टिव एनएससी क्लाइंट्स हैं वो लोग। तो अभी भी यहाँ पर एक्टिव एनएससी क्लाइंट्स जो बढ़ सकते हैं मार्केट में आगे जा करके। ऑफ कोर्स जैसे-जैसे इंटरनेट पहुँच रहा है, लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन पहुँच रहा है, लोगों के पास अवेयरनेस हो रही है, खास करके पैसा आ रहा है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी, लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे, अपने पैसे को सेव करने के अलग-अलग माध्यम ढूँढेंगे, चाहे वो फिक्स प्राइस प्रोडक्ट हो या इक्विटी मार्केट हो, तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके बढ़ेंगी। प्लस यहाँ स्टेट्स वाइज़ अगर आप देखोगे, तो इंडिया के अंदर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। लोग यहाँ पे अपने अकाउंट्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। बात करें इनके Q1 परफॉर्मेंस की, तो इन्होंने यहाँ पे नए कस्टमर्स जो एक्वायर करे हैं 26 लाख, 2.6 मिलियन, 26 लाख नए कस्टमर्स एक्वायर करे हैं, व्हिच इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। इनके पास में एक्जिस्टिंग अभी 24.7 मिलियन, मतलब कि 2 करोड़ 47 लाख नए कस्टमर्स हैं टोटल अभी आज तक की डेट में। तो काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस इन्होंने यहाँ एक्वायर किया है, और एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस जो 2 करोड़ 40 लाख का है, वो भी काफ़ी बड़ा है। तो एंजल वन धीरे-धीरे करके मार्केट में अपना हाथ बढ़ा रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो एक चीज़ जो समझने वाली ये है, ये स्लाइड को आप ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ देखो ग्रॉस ब्रोकिंग रेवेन्यू मिक्स जो है, एफएनओ के अंदर 84% का रेवेन्यू आता है। तो इसका मतलब समझने वाली चीज़ ये है, एफएनओ का इतना बड़ा यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन है कंपनी के रेवेन्यू में, तो कोई भी इम्पैक्ट अगर सेबी की तरफ से एफएनओ के ऊपर आता है, तो एंजल वन को डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा, और कोई भी ब्रोकिंग कंपनी होगी उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बड़ा चंक है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का चलता है। ठीक है, इसको आगे समझाऊँगा मैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप ये देख लो, रोबस्ट क्लाइंट है इनके पास में, ये नंबर्स इनके बढ़ रहे हैं, साथ के साथ इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है।
ऑफ कोर्स आप देख रहे हो हर बार ये नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे एसआईपी के बिज़नेस देखोगे तो यहाँ पे 5 लाख लोगों ने नई एसआईपी ऐड करी है एंजल वन के अंदर। तो एसआईपी का नंबर पूरे क्वार्टर 1 में 15 लाख के आस-पास रहा है। साथ के साथ ये लोग क्रेडिट प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि बीटा टेस्टिंग में है। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, वो भी बीटा टेस्टिंग में। मतलब कि 2 न्यू कैटेगरी का बिज़नेस लेकर के आ रहे हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसके अंदर लेंडिंग वगैरह करेंगे और फिक्स्ड इनकम जिसके अंदर बैंक एफडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है? प्लस लोन्स और बाकी सारी चीज़ें अनसिक्योर्ड लेंडिंग वगैरह कंपनी करेगी। नेट-नेट कंपनी अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस को, जो 2 करोड़ 40 लाख कस्टमर हैं, उनको और प्रोडक्ट क्रॉस सेल एंड अपसेल करेगी, तो इनका बिज़नेस और बढ़ेगा। साथ के साथ फोरे कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट। ये वाला बिज़नेस भी अभी पाइपलाइन में है, इसके अप्रूवल वगैरह आने बाकी हैं, लेकिन इसके ऊपर कंपनी ने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अंदर लोगों को हायर किया है। नेट-नेट जब ये बिज़नेस शुरू होगा, मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़ा है इंडिया का। जो एचएनआई है, अल्ट्रा एचएनआई है, रिटेलर्स हैं, सभी को इस बिज़नेस की जो आगे डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। तो मैनेजमेंट का फोकस है इसको आगे और लेना बिज़नेस को। नेट-नेट ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपनी के जो पीक ऑर्डर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है? न्यू बेंचमार्क सेट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स जो है टेक्नोलॉजी में कंपनी कर रही है। अगर आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कंपनी किस तरीके से अपने क्लाउड पे खर्चा कर रही है, अपने टेक के ऊपर खर्चा कर रही है, फ्यूचर को देखते हुए। तो नेट-नेट इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड है, ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। ऑनबोर्डिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड कर रही है, ताकि वो लोग म्यूचुअल फंड को क्रॉस सेल, अपसेल कर सकें। वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे पूरी ये स्लाइड है, इसको पॉज़ करके आराम से देख लो आप। 26 लाख न्यू क्लाइंट्स हमने देख लिए। फंड रेज़ फ्रॉम क्यूआईपी, रोबस्ट क्लाइंट फंडिंग एंड बेनिफिट्स। इन्होंने फंड रेज़ किया था, क्यूआईपी क किया था, उससे इस पैसे को इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पैसे को उधार पे दिया, साथ के साथ उन्होंने मार्केट से लोन भी लिया। उधार कैसे देते हैं? एफएनओ वाले कस्टमर्स को, क्योंकि वो लोग उसके अंदर मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग करते हैं। ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एग्जांपल आईपीएल, इन्होंने आईपीएल के अंदर बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है। आप कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर ऊपर-नीचे कहीं देखोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इन्होंने बताया भी है कि जो यहाँ पे देख रहे हो एसोसिएट आरसेल विद आईपीएल, और वहाँ पे इन्होंने ठीक-ठाक पैसा खर्च किया है। इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। काफ़ी लोगों ने इनके डीमैट अकाउंट्स ओपन करे हैं। इसका मतलब इनकी जो मार्केटिंग है वो काफ़ी सॉलिड हुई है, इनकी ब्रांडिंग काफ़ी सॉलिड हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग लो इम्पैक्ट ऑफ लॉट साइज इंक्रीज। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं इस पॉइंट के हिसाब से और नीचे की तरफ। पीछे अभी एक न्यूज़ आई थी, एक सर्कुलर आया था, किसकी तरफ से? सेबी की तरफ से, और सेबी ने ये बोला था कि हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि लॉट साइज़ को बढ़ा दिया जाए। लॉट साइज़ को क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो लॉट साइज़ होता है वो लगभग 5 से 6 लाख का होता है, और जो जिन लोगों के पास कैपिटल कम होती है, वो लोग एफएनओ करते हैं, तो लॉट साइज़ कम लेके चलते हैं जिनके पास में कैपिटल कम है। तो सेबी चाहता है कि उनको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करके लॉस करते हैं। पीछे पूरी एक रिपोर्ट भी आई थी अभी 4-5 दिन पहले, पूरी पढ़ी है मैंने वो। तो उसकी रिपोर्ट के अंदर ये निकला था लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। तो सेबी चाहता है कि इसको डिस्करेज किया जाए, लोग इसके अंदर ना आएँ। नेट-नेट अगर लॉट साइज़ बढ़ता है, अभी लॉट साइज़ बढ़ा नहीं है। अगर लॉट साइज़ 5 लाख, 6 लाख से बढ़ के 10 हो गया, 15 हो गया, तो फिर जिनके पास में कैपिटल कम है वो लोग कम ट्रेड करेंगे, ठीक है? या फिर पैसे जो भी उनके पास में उसी से ट्रेड करेंगे। लेकिन जो एक नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हैं डेफिनिटली वो कम होंगी। मैं अगर बोलूँ नहीं होंगी, मैनेजमेंट बोलता नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना आए, लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि इनके पास में और भी आगे लेवर्स हैं। क्या लेवर्स हैं? जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि एक और जो इम्पैक्ट आया था वो था ट्रू टू लेवल, ठीक है? लॉट साइज़ वाला एक इश्यू है, दूसरा इश्यू है ट्रू टू लेवल। ट्रू टू लेवल में क्या होता है कि आप अपने रिटेल कस्टमर्स को, एचएनआई कस्टमर्स को, और जो भी म्यूचुअल फंड या फंड हाउसेस वगैरह हैं, बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनको आप जो प्राइसिंग दोगे सेम दोगे। अब यहाँ पे देखो इन्होंने पैसा कितना कमाया, 112 करोड़ कमाया है ट्रू टू लेवल वाली कैटेगरी के अंदर। इनका कहना है कि इनके पास में इनफ लेवर्स हैं इसको, इस इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए। तो इनका मानना क्लियर है कि आगे अभी जो बिज़नेस है उसपे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जो सर्कुलर निकला था कि आपको प्राइसिंग जो है सबके लिए सिमिलर करनी होगी, यूनिफ़ॉर्म करनी होगी, उसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कि हमारे पास में इनफ लेवर्स हैं। वो लेवर्स हैं क्या? वो लेवर्स है प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है? या फिर जो बड़ा क्लाइंट होता है देखो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, किसका लॉट साइज़ मान लो अगर 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, आप थोड़ा बहुत ब्रोकिंग चार्जेज़ अगर बढ़ा भी दोगे, वो सिर्फ़ चाहता है टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म अच्छा होना चाहिए, ट्रेड करने के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के लिए, ठीक है? प्लस 80-20 रूल होता है जिसको पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो पेरेटो प्रिंसिपल का मीनिंग होता है, गूगल कर लेना, या जिन्होंने एमबीए वगैरह करा है उनको पता होगा, पढ़ाया जाता है। बेसिकली 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है? ये कोई फिक्स रूल नहीं है, 70% भी हो सकता है, 30% थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, लेकिन सेम चीज़ एंजल वन के अंदर है। 20% क्लाइंट से इतना रेवेन्यू आता है कि वो 80% रेवेन्यू को पूरा का पूरा कवर करता है। कैसे? क्योंकि वो लोग एचएनआई कैटेगरी में होते हैं, नेटवर्थ उनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ज़्यादा बिज़नेस देते हैं। अगर प्राइसिंग वगैरह चेंज होती है, लॉट साइज़ वगैरह चेंज होता है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है, और ऐसा मुझे भी लगता है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड होती हैं, वो चीज़ें हमें थोड़ी समझनी चाहिए।
नेट-नेट यहाँ पर देखो प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह है, प्राइसिंग वगैरह बढ़ा देंगे। साथ के ही साथ जब लॉट साइज़ बढ़ेगा तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बिज़नेस इम्पैक्टेड है जो कि ट्रू टू लेवल है। वो सारा ये कहते हैं आगे ऑफसेट हो जाएगा, प्लस कंपनी डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर के आ रही है, ठीक है? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है। नेट-नेट कस्टमर्स इनके पास में आ रहे हैं। बात करी जाए अगर नो डिविडेंड, कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देगी ताकि कंपनी अपने फोकस कर रही है ग्रोथ के ऊपर, ठीक है? तो ठीक है, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ग्रोथ आएगी तो छोटा-सा डिविडेंड इतना मैटर नहीं करता अगर आपका स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाए। मार्जिन्स एंड आरओई विल गो बैक टू हिस्टोरिकल ट्रेंड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट ने कहीं न कहीं बोला है। अगर आप पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। कैसे होगा वो? ऑफ कोर्स जैसे-जैसे आगे इनके इंटरनल लेवर्स काम करेंगे, ठीक है? वी हैव इंटरनल लेवर्स एंड इफ इट मीन्स दैट वी हैव टू पास ऑन दिस टू पर्टिकुलर थिंग टू कस्टमर। मतलब अगर कॉस्ट वॉस्ट इनकी बढ़ती है, कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ें अगर जो सेबी है वो चेंज करता है, तो ये आगे कस्टमर को कॉस्ट को पास ऑन करेंगे और देखो यही पास ऑन नहीं करेंगे, ये जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े-बड़े धुरंधर हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, मोतीलाल ओसवाल हो, जिसके पास में भी क्लाइंट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट को आगे अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टॉक इसलिए नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इनके मार्जिन्स कम हुए, मार्जिन कम होने के 3-4 रीज़न हैं, वो यहाँ पे इन्होंने कहीं बताया है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। पहली चीज़, एक तो आईपीएल इन्होंने खर्चा किया है अपनी एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर, उसकी वजह से भी इनके मार्जिन्स यहाँ पर घटे हैं। दूसरी चीज़, इनका एएमसी का बिज़नेस, ठीक है, इन्होंने उसमें खर्चा किया है, उसकी वजह से भी इनके मार्जिन घटे हैं। और तीसरी चीज़, इनके सीएसआर एक्टिविटीज़, क्लाउड इंफ्रा, इनके ऊपर आप इस स्लाइड को अगर पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आईपीएल, मीडिया एडवर्टाइज़मेंट है, ठीक है? साथ के साथ यहाँ बाकी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हुई है। इनकी वजह से इनके खर्चे बढ़े हैं, लेकिन ये खर्चे मैनेजमेंट का बोलना है कि आगे जाकर के कहीं न कहीं कंट्रोल्ड होंगे। जो नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो इनके मार्जिन के, ये बैक टू नॉर्मल जाएँगे। नॉर्मल मतलब कि जो ट्रेंड है 40% का, उसके आस-पास ये लोग इसको लेके जाएँगे। हो सकता है 1-2% से बढ़ा दें, जो एकदम 33% पे आ गया है। नेट-नेट सारी चीज़ें मुझे यहाँ ठीक-ठाक नज़र आती हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे भाव देखोगे तो नीचे की तरफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट को एक ही चीज़ की है, वो ये है कि अगर आगे जाकर के सेबी कुछ चेंजेस करता है तो क्या बिज़नेस इम्पैक्ट होगा? तो डेफिनिटली इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहो कि ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मिलके प्राइसिंग को बढ़ाएँगी, ठीक है? ये कितना भी कॉम्पिटिशन कर लें, लेकिन ये कस्टमर को पास ऑन थोड़ी बहुत कॉस्ट ज़रूर करेंगे, जिससे इनके मार्जिन्स जो हैं वो स्टेबल रहें। नेट-नेट इतनी कहानी सुनने के बाद अब आप बोलोगे भाई स्टॉक में करें क्या? ठीक है, खरीद लें या बेच दें? तो देखो मेरी तरफ से ना खरीदने की आपको सलाह है, ना एनकरेजमेंट है, ना बेचने की सलाह है। आप इतना समझो कि स्टॉक का भाव लगभग हाफ हो गया है और ये कहीं न कहीं अपने 50% ऑलमोस्ट देख रहे हो ऑल टाइम लो पे है, अपने 52 वीक लो के पास में है। डेली चार्ट के अंदर 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे है। आप अगर इसको वीकली करके भी देखोगे, तो भी अपने 100 डे के पास सपोर्ट ले रहा है। नेट-नेट मेरे हिसाब से स्टॉक काफ़ी सही भाव में मिल रहा है, जिसका रिस्क एपेटाइट ठीक हो वो ले सकता है। लेकिन 2 से 3 साल के लिए लेना, लॉन्ग टर्म का व्यू बना के लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉक गिरना शुरू हुआ था जनवरी में। ऑलमोस्ट 6-8 महीने निकल गए हैं, स्टॉक गिरता ही जा रहा है। स्टॉक हो सकता है आगे साइडवेज़ जाए, 6-8 महीने, साल भर और निकाल दें और उसके बाद चलना शुरू हो, या हो सकता है अगले ही महीने से चल जाए। किसी को मार्केट में नहीं पता स्टॉक कब चलेगा, नोबडी कैन टाइम द मार्केट। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखो। आप खरीद रहे हो यहाँ पर, आपको अगर ये पूरी कहानी समझ में आती है कि इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन होगा, आपको ये कहानी समझ आती है कि कंपनी का बिज़नेस बढ़ रहा है, ठीक है? एक्टिव पॉपुलेशन अभी 3.1% है, आगे और बढ़ेगी। अगर आपको लगता है एफ-एन-ओ में बड़ा इम्पैक्ट आएगा तो आप मत खरीदो, लेकिन अगर आपको लगता है कंपनी में पोटेंशियल है कि कॉस्ट को पास ऑन कर सकते हैं, आपको ये पता है कि हमारा जो अभी धीरे करके फ़ोन लोगों के पास पहुँच रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, अगर आप 5 साल 10 साल तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, तभी आप इस स्टॉक के अंदर अपनी पोज़ीशन को बनाओ। बाकी जिन्होंने ऊपर खरीदा है, पैनिक वाली कोई बात नहीं है, आपको अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे एवरेज करने के लिए, आप एवरेज करो यहाँ पर और होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। नेट-नेट यही सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ डिस्कस करने वाला इसमें है नहीं। कॉन्फ्रेंस कॉल काफ़ी बड़ी है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? बाकी आपको कोई और क्वेश्चन हो, आप ज़रूर क्वेश्चन कमेंट में कर देना, मैं आपको ज़रूर उस पे आंसर करूँगा। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं ऐसे एनालिसिस करने के लिए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं इस तरीके के डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आता रहता हूँ कि पोर्टफोलियो में कोई भी अगर ये स्टॉक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर मेरे चैनल पे देखते हो, तो भी आपको उसमें एक अच्छा कंटेंट मिलेगा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से उस स्टॉक के रिगार्डिंग, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।